हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या द फिंड ब्रे वाइट हमें AEW कंपनी अंदर आती हुई दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। इस साल के AEW कंपनी के ऑलरेडी पेपर की स्टार रेटिंग आ चुकी है। एक AEW सुपरस्टार की वाइफ को ऐसा लगता है कि उसे AEW कंपनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रही। जिसके साथ ही गाइज इस साल का AEW कंपनी का ऑलरेडी पेपर AEW कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पेपर बन चुका है। जिन सब अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज जैसे भी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक का AEW का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने आज सुबह हमारे चैनल के ऊपर AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर हमें ब्रायन पिलमन जूनियर और मैक्स कैस्टर का मैच देखने को मिला था। जो मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डकलिन ब्रायन पिलमन जूनियर पर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने आकर ब्रायन पिलमन जूनियर को बचा लिया था और इसके साथ इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ गया था। पर गाइज फिर एक बार इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। और गाइज जिन फैंस ने इस वीक का AEW का रैम्पेज शो देखा है उन फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं। जिन वीडियोस के अंदर हम देख सकते हैं कि इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद यहाँ पर जॉन मॉक्सली ब्रायन पिलमन जूनियर के साथ मिलकर अपने होम टाउन यानी कि सिंसिनेटी ओहायो के अंदर अपने होम टाउन फैंस के सामने स्काईलाइन चिल जिंगल सॉन्ग गा रहे हैं। जो सॉन्ग में यहाँ पर आपको नहीं सुना सकता क्योंकि गाइस ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कॉपीराइट प्रॉब्लम्स आते हैं। पर अगर इस पर कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मैं वीडियो कल सुबह आपको हमारे चैनल के ऊपर एक शॉर्ट्स के अंदर शेयर कर दूंगा। पर इसी तरीके से इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद जॉन मॉक्सली और ब्रायन पिलमन जूनियर ने मिलकर सिंसिनेटी ओहायो के क्राउड के सामने स्काईलाइन चिल जिंगल सॉन्ग गाया है। इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रोबेबली AEW का हर एक डायनामाइट शो या फिर AEW का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद हमें AEW सुपरस्टार सिंगर बनते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि इसके पहले CM पंक ने AEW रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद थैंक्स फॉर बीइंग अ फ्रेंड गाना गाया था। तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद स्काईलाइन चिल जिंगल गाना गा रहे हैं, जो देखने के लिए काफी फनी चीज है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में किस AEW सुपरस्टार की वाइफ को ऐसा लग रहा है कि उनके हस्बैंड को AEW काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। तो गाइस अगर आप AEW कंपनी को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अब AEW कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन कर लिया है। और अब AEW कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स हो चुके हैं जिन्हें कि अब AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर टीवी टाइम नहीं मिलता। लेकिन गाइस फिर भी AEW किस तरीके से मैनेज कर एक दो महीने में एक दो बार किसी भी सुपरस्टार को अपने डायनामाइट शो के ऊपर फीचर करती है। पर गाइस इस सब के बावजूद हाल ही में एक AEW सुपरस्टार की वाइफ को ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड को AEW अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रही। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द मशीन ब्रायन केज है। और हाल ही में ब्रायन केज की वाइफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया जिस वीडियो के अंदर बात करते हुए ब्रायन केज की वाइफ बता रही थी कि उन्होंने ब्रायन केज को इंडिपेंडेंट सर्किट के ऊपर देखा है और इंपैक्ट रेसलिंग और लूचा लिबरे के ऊपर उनका वर्क देखकर और हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर ब्रायन केज का वर्क देखकर मेलिसा सैंटोस को ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में AEW ब्रायन केज को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। जो बात यहाँ पर मेलिसा सैंटोस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर बताई। और गाइस इसके ऊपर अब तक ब्रायन केज का कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे ऐसा लगता है कि AEW ब्रायन केज को काफी धीरे धीरे बिल्ड कर रही है। और माना कि हाल फिलहाल में ब्रायन केज AEW कंपनी अंदर मिड कार्ड के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन गाइस जैसे जैसे ब्रायन केज अपनी मिड कार्ड की फुट कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हमें ब्रायन केज आगे चलकर मेन इवेंट लेवल के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इस सब के बावजूद भी ब्रायन केज ने AEW कंपनी अंदर जॉन मॉक्सली के खिलाफ AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल किया है। ब्रायन केज डबल और नथिंग पेपर के अंदर फर्स्ट एवर कैसीनो लैडर मैच के विनर बने थे। ब्रायन केज ने अपनी खुद की FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बनाई। ब्रायन केज ने एडम हैंगमैन पेज के खिलाफ एक काफी बढ़िया मैच दिया। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि AEW ब्रायन केज को काफी बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है। पर गाइस ये बात भी सच है कि AEW ब्रायन केज को उनकी फुल पोटेंशियल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रही। पर अब देखते हैं कि धीरे धीरे आगे ब्रायन केज का AEW कंपनी अंदर करियर कैसा होता है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या AEW ब्रायन केज को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रही है या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के AEW कंपनी की ऑलरेडी पेपर की स्टार रेटिंग क्या रही। और गाइस मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर डेव मैडजर की स्टार रेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि डेव मैडजर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी दिनों से एक्टिव है। इसीलिए मैं तो डेव मैडजर की स्टार रेटिंग मानता हूँ। और माना है कि कभी कभी डेव मैडजर थोड़ी फार बायस होते हैं। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है कि रेसलिंग को जज करने के लिए डेव मैडजर का दिमाग काफी अच्छा है। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इस साल के ऑलरेडी पेपर की डेव मैडजर के हर एक मैच की स्टार रेटिंग बताने वाला हूँ। जिसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या मैं इस स्टार रेटिंग से एग्री करता हूँ या नहीं और मेरे हिसाब से किस मैच को कितने स्टार मिलने चाहिए थे। तो गाइस हम शुरुआत करते हैं इस साल के ऑलरेडी पेपर की बाइन शो से, जहाँ पर हमें ऑरेंज कैसिडी बेस्ट फ्रेंड्स और जोरासिक एक्सप्रेस का मैच हार्डी फैमिली ऑफिस के अगेंस्ट देखने को मिला था। और गाइस ये मैच एक ठीक ठाक मैच था। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की स्टार रेटिंग की तो गाइस डेव मैडजर ने इस मैच को 3.75 स्टार रेटिंग दी है। और गाइस मेरे हिसाब से ये मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है क्योंकि हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले थे। इसीलिए मुझे लगता है कि इस मैच की स्टार रेटिंग बिल्कुल सही है। पर इसके बाद हमें एक्चुअल पेपर के ऊपर सबसे पहला मैच देखने को मिला था AEW कंपनी के TNT चैंपियनशिप के लिए TNT चैंपियन मीरो और चैलेंजर एडी किंगस्टन के बीच में। और गाइस इस मैच को डेव मैडजर की तरफ से मिली है 4 स्टार रेटिंग, जो मेरे हिसाब से थोड़ी फार ज्यादा है क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को 3.75 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी। पर डेव मैडजर ने इस मैच को 4 स्टार रेटिंग दी है। पर इसके बाद ऑलरेडी पेपर के ऊपर हुए जॉन मॉक्सली और सतोशी कोजिमा के मैच को मिली है 4 स्टार रेटिंग, जो देखा जाए तो ठीक ही है। और गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इतनी रेटिंग डिजर्व करता है। लेकिन इसके बाद जो हमें AEW कंपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर और क्रिस टैटलैंडर के बीच में मैच देखने को मिला तो इस मैच को स्टार रेटिंग मिली है 4 स्टार रेटिंग, जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ी
थोड़ी फार ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को मिलने चाहिए 3.75 स्टार्स। पर गाइस इसके बाद AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए यंग बक्स और लूचा ब्रोस के बीच में स्टील केज मैच को मिली है 5.75 स्टार्स, जिससे कहना पड़ेगा कि यहाँ पर इस मैच ने 5 स्टार का स्केल ब्रेक कर दिया है। और गाइस मेरे हिसाब से तो ये मैच एक 6 स्टार रेटिंग डिजर्व करता है, पर गाइस फिर भी यहाँ पर मेरे हिसाब से 5.75 स्टार्स ठीक है। पर इसके बाद AEW कंपनी के विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच को मिली है 3.25 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ठाक है और मुझे लगता है कि इस मैच को इतनी स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी। पर इसके बाद क्रिस जेरिको और MJF के बीच में मैच को मिली है 3.75 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ठाक है। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी, इसलिए ये मैच एक 4 स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। पर इसके बाद CM Punk और डार्बी अलिन के बीच में मैच को मिले 3.75 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ही है। और गाइस मेरे हिसाब से मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। पर इसके बाद पॉल वाइट और क्यूटी मार्शल के बीच में मैच को मिली है 1 स्टार, जो देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मैच को इससे ज्यादा स्टार रेटिंग मिल सकती है। पर फाइनली यहाँ पर ऑल आउट पे-पर-व्यू के मेन इवेंट यानी कि क्रिश्चियन केज और केनी ओमेगा के बीच में हुए AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच को मिली है 4.25 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ही है। और गाइस मुझे लगता है कि मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। और गाइस यही है इस साल के AEW कंपनी ऑल आउट पे-पर-व्यू के मैच की स्टार रेटिंग, जो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है। और गाइस इस कार्ड का सबसे पुअर रेटेड मैच रहा पॉल वाइट और क्यूटी मार्शल के बीच का मैच, जिस मैच को मिले सिर्फ 1 स्टार। लेकिन सबसे बढ़िया मैच रहा यंग बक्स और लूचा ब्रोस के बीच में स्टील केज मैच, जहां पर AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन थे, क्योंकि इस मैच को मिले 5.75 स्टार्स। और गाइस ओवरऑल AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू पूरे 10 मैचेस में से 5 मैचेस को 4 स्टार या फिर 4 स्टार के ऊपर की स्टार रेटिंग मिली है, जो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। और गाइस इससे आप समझ सकते हैं कि पे-पर-व्यू कितना बढ़िया पे-पर-व्यू था। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू की स्टार रेटिंग के ऊपर क्या कहना है। पर गाइस मेरे हिसाब से इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू की स्टार रेटिंग बहुत ही अच्छी थी और मेरे हिसाब से पे-पर-व्यू भी काफी बढ़िया पे-पर-व्यू था। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल का AEW कंपनी का ऑल आउट पे-पर-व्यू AEW कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पे-पर-व्यू कैसे बन चुका है। तो गाइस अगर आपको पे-पर-व्यू का मतलब पता है तो आपको पता होगा कि पे-पर-व्यू खरीद कर देखना पड़ता है। लेकिन गाइस अगर आपको पे-पर-व्यू का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको अगर कोई पे-पर-व्यू प्रोग्राम देखना है तो आपको पे-पर-व्यू प्रोग्राम देखने के लिए आपको प्रोग्राम पैसे देकर खरीद कर देखना पड़ता है, क्योंकि गाइस पे-पर-व्यू का मतलब ये होता है कि पे पर व्यू। और गाइस ऐसे ही AEW अपनी कंपनी के अंदर 4 बड़े पे-पर-व्यूज करती है, जो कि डबल और नथिंग, ऑल आउट, फुल गियर और रेवोल्यूशन। और गाइस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सभी लोगों को ये पे-पर-व्यू देखने के लिए पैसे देकर खरीदना पड़ता है और यहाँ पर फैंस पैसे देकर पे-पर-व्यू खरीद कर देख सकते हैं और इससे एक्चुअली किसी भी रेसलिंग कंपनी का काफी ज्यादा फायदा होता है। और गाइस हाल ही में AEW कंपनी ऑल आउट पे-पर-व्यू खत्म होने के बाद ऑल एलिट रेसलिंग के ऑल आउट पे-पर-व्यू के बाय रेट सामने आए हैं। और अगर आपको पता नहीं कि बाय रेट्स क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाय रेट्स का मतलब ये होता है कि वो पे-पर-व्यू कितने लोगों ने खरीद कर देखा। और गाइस हाल ही में हुआ AEW कंपनी का रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू AEW कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पे-पर-व्यू था, क्योंकि गाइस उस पे-पर-व्यू को करीब 1.5 लाख बाइज मिले थे, यानी कि करीब 1.5 लाख लोगों ने वो पे-पर-व्यू खरीद कर देखा था। और गाइस ये AEW कंपनी का अब तक का सबसे हाईएस्ट बाइड पे-पर-व्यू था। पर गाइस हाल ही में अपने इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने बताया कि इस साल का ऑल एलिट रेसलिंग ऑल आउट पे-पर-व्यू अब तक का AEW कंपनी का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल पे-पर-व्यू बन चुका है। और गाइस इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू ने लास्ट ईयर के ऑल आउट पे-पर-व्यू से करीब दुगनी कमाई की है, यानी कि लास्ट ईयर के ऑल आउट पे-पर-व्यू से इस साल का ऑल आउट पे-पर-व्यू करीब दुगने लोगों ने खरीदा है और लास्ट ईयर का ऑल आउट पे-पर-व्यू करीब 1,20,000 लोगों ने खरीद कर देखा था। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने बताया कि इस साल का ऑल आउट पे-पर-व्यू करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने खरीद कर देखा है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के पे-पर-व्यूज के अंदर काफी बड़ा जंप है। और गाइस आप इसे समझ सकते हैं कि इस साल का ऑल एलिट रेसलिंग ऑल आउट पे-पर-व्यू AEW कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पे-पर-व्यू बन चुका है। लेकिन गाइस अब तक यहाँ पर इस पे-पर-व्यू के एक्चुअल बाय रेट सामने नहीं आए कि एक्यूरेटली कितने लोगों ने पे-पर-व्यू खरीद कर देखा है। लेकिन इस साल का ऑल एलिट रेसलिंग ऑल आउट पे-पर-व्यू करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने खरीद कर देखा है, जिससे कि इस साल का ऑल आउट पे-पर-व्यू AEW कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पे-पर-व्यू बन चुका है। और गाइस इससे AEW कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, जो देखकर मैं तो काफी ज्यादा खुश और सरप्राइज हूँ, क्योंकि गाइस मैंने कभी नहीं सोचा था कि CM Punk के ऑल आउट पे-पर-व्यू पर आने के बाद AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के बाय रेट्स करीब 2 लाख से भी ज्यादा जाने वाले हैं। पर गाइस यहाँ पर ऐसा हो चुका है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं या नहीं। और गाइस यहाँ पर ब्रे वाइट के AEW कंपनी अंदर आने को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में रेसलिंग न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि WWE द फील्ड यानी कि ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था और ब्रे वाइट WWE कंपनी के साथ नहीं है। लेकिन अभी ब्रे वाइट का WWE कंपनी के साथ एक नॉन कम्पीट क्लॉज शुरू है, इसलिए ब्रे वाइट WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद करीब 90 दिनों तक किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते और ब्रे वाइट का नॉन कम्पीट क्लॉज करीब अक्टूबर 30 को खत्म होने वाला है। पर गाइस फैंस से जानना चाहते थे कि WWE से रिलीज होने के बाद अब ब्रे वाइट किस रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। और गाइस हाल फिलहाल में से बहुत सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट हमें बताते हैं कि हमें प्रोबेबली ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल ही में ब्रे वाइट और AEW कंपनी को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट हमें बताती है कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी ऑफिशियल्स और ब्रे वाइट के बीच में ब्रे वाइट को AEW कंपनी के अंदर लाने के बारे में बातचीत चल रही है और ये बातचीत काफी पॉजिटिव डायरेक्शन अंदर जा रही है। जिस अपडेट से आप समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर AEW और ब्रे वाइट इन दोनों के बीच में ब्रे वाइट के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में बातचीत हो रही है। और इस बातचीत से तो यही लगता है कि हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस हाल ही में ब्रे वाइट के AEW कंपनी अंदर डेब्यू को लेकर एक और नई रिपोर्ट सामने आई है और गाइस ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर कब डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस ये रिपोर्ट सुनकर आप काफी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डे मैनेजर का कहना है कि हमें शायद ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर इस सितंबर महीने के आखिर में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो देखा जाए तो काफी शॉकिंग बात है, क्योंकि गाइस ब्रे वाइट का WWE नॉन कम्पीट क्लॉज अक्टूबर 30 तक चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर डे मैनेजर रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद हमें ब्रे वाइट सितंबर महीने के आखिर तक AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके पीछे डे मैनेजर ने एक वजह बताई और यहाँ पर डे मैनेजर ने कहा कि प्रोबेबली ब्रे वाइट का WWE कंपनी के साथ नॉन कम्पीट क्लॉज शॉर्ट कर दिया गया है और अब हमें ब्रे वाइट काफी जल्दी AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वो भी सितंबर महीने के आखिर तक। और ये रिपोर्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि यहाँ पर डे मैनेजर ने भी बताया
बताया कि हमें ब्रे व्हाइट के डायनामाइट शो के ऊपर अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर डेव मैडजर ने बताया कि गाइस हमें ब्रे व्हाइट सितंबर 29 को होने वाले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइस सितंबर 29 को होने वाला AEW का डायनामाइट शो लेट ग्रेट ब्रॉडली के होम टाउन के अंदर है। इसलिए गाइस शायद हमें ब्रे व्हाइट सितंबर 29 को होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो अपडेट हाल फिलहाल में डेव मैडजर ने बताई है। और गाइस अगर ये रिपोर्ट सच है तो हमें काफी जल्द ही और काफी शॉकिंग तरीके से ब्रे व्हाइट AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो मैं ये रिपोर्ट देखकर काफी खुश होने वाला हूं और मुझे भी देखना है कि ब्रे व्हाइट AEW कंपनी अंदर आने के बाद क्या करते हैं। पर गाइस इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताना मत भूलना। पर गाइस जैसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?